अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। इजहार राय की आजादी सियासत और जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दुनिया भर में तामीरी तनकीद को हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। जमहूरियत के नाम पर सियासत करने वाली अक्सर सियासी जमातों के अंदर खुद जमहूरियत का फुकदान। यही वजह है कि इन जमातों में तनकीद बराए इस्लाह करने वाले सियासी कारकुनों को दीवार से लगा दिया जाता है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात, लेकिन इलेक्शन 2024 के लिए उसकी दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट और टिकटों की तकसीम पर नून लीग के अपने पुराने रहनुमा नाराज नजर आते हैं। इलेक्शन 2024 कौमी असम्बली के हल्का NA-75 से इंतखाब लड़ने के लिए दानियाल अजीज को नून लीग ने टिकट जारी नहीं किया। नून लीग ने NA-75 नारोवाल से चौधरी अनवारुल हक को टिकट जारी किया। इस हवाले से दानियाल अजीज ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए उनकी अहलिया को भी टिकट नहीं दिया गया। याद रहे कि दानियाल अजीज ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल पर तनकीद की थी और उन्हें महंगाई का जिम्मेदार ठहराया था। एहसन इकबाल पर तनकीद के बाद दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। दानियाल अजीज ने 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करते हुए मुआशी तबाही और महंगाई का जिम्मेदार PDM हुकूमत को ठहराया था। याद रहे कि 2013 के इलेक्शन में दानियाल अजीज ने नून लीग के टिकट पर NA-116 से 91,500 से ज्यादा वोट लेकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी। जून 2018 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जजिस की तस्दीक के इल्जाम में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए सजा सुनाई, जिसके बाद वो 5 साल के लिए नाअहल हो गए। यहां सवाल यह है कि कारकर्दगी पर तनकीद की वजह से एक सियासी जमात का अपने ही एक रहनुमा को यकसर नजरअंदाज कर देना क्या जमहूरियत की नफी नहीं? 16 माह इक़्तिदार के झूले झूलने वाली नून लीग बदतरीन तर्ज हुक्मरानी और हौलनाक महंगाई से खुद को बरी जिम्मा कैसे करार दे सकती है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब। पता नहीं तारुफ नून लीग की मुनासबत से करवाया जा सकता है अभी या नहीं करवाया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपके वक्त का। कोई गुंजाइश है अभी पार्टी के टिकट की, या ये तय हो चुका है कि आप आजाद हैसियत में ही लड़ेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया जी। अब तो यही हो सकता है कि या मैं इलेक्शन छोड़ दूं या मैं लड़ूं, और मैं भरपूर इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह आजाद हैसियत में। अच्छा, तो अभी हम आपको फिर नून लीग का रहनुमा तो नहीं कह सकते, अब तो आपको आजाद सियासतदान ही कहेंगे। आप मुझे कह दें कि मैं महंगाई के खिलाफ जो एक वाहिद आवाज है पाकिस्तान की, वो हूँ। थोड़ा सा सही, चलिए ये तो थोड़ा सा अच्छी बात है थोड़ा कि ये सा बड़ा जो थोड़ा सा प्रो जो आपका पीपल शो है। इंट्रो थोड़ा सा जो आपका इंट्रो है, उसके बारे में मैं कमेंट करना चाहूंगा। उसमें मैंने ये नहीं जी जी। कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM जिम्मेदार है महंगाई की। मैंने ये कहा था कि इनकी नाअहली की वजह से जो महंगाई का धब्बा था वो हमारी जमात के ऊपर लगाया गया था, और इसको मिटाने के लिए बयानिया हमें बनाना चाहिए था, इसकी तहकीकाती रिपोर्ट्स बननी चाहिए थी। क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक एक्ट है, उसकी अमेंडमेंट्स जो 2 साल पहले कबल हुई थी, उनके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वाहिद इंडिपेंडेंट अदारा बनाया गया था, जो जिसकी जिम्मेदारी महंगाई को कंट्रोल करना है। वाहिद उनकी यही जिम्मेदारी है। अब जो आपको कहते हैं कि जी ये सूबाई जिम्मेदारी है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा इख्तिलाफ राय था कि आपको इतना इल्म नहीं है, इतनी इकोनॉमिक नॉलेज नहीं है कि आप सूबाई हुकूमतों को कह रहे हैं कि होलसेल प्राइस की और रिटेल प्राइस के दरमियान जो फर्क है उसको कम करें, जो एंटी प्रॉफिटियरिंग और एंटी होर्डिंग एक्ट्स हैं उनके जरिए। जबकि महंगाई जो है वो वाज़ेह तौर पे आपका स्टेट बैंक एक्ट कह रहा है कि वो स्टेट बैंक की हरकत की वजह से हो रहा है। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इसके फैसलों की जिम्मेदार है, वो अपने रिपोर्ट्स में खुद कह रही है कि जो फैसले हम करते हैं या जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नमूदार होते हैं 12 माह के बाद, कम से कम फर्स्ट राउंड इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है PDM की तो हुकूमत ही 16 महीने की रही थी। तो इसका मतलब है कि हाँ वो जो रजा बाकर साहब थे, ये जो महंगाई का तूफान हमें मिला है तोहफे में, ये रजा बाकर साहब की तैयारी में और इमरान खान साहब की तैयारी में करके गया था। और उस वक्त का अगर आप देखें रिकॉर्ड, तो आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब खुद जब इकोनॉमी बैठ रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, टैक्स टू GDP रेशो कोलैप्स हो रहा था, तो इमरान खान साहब ने खुद अपनी कैबिनेट में कहा कि अगर 6 महीने में अपनी कारकर्दगी हमने बेहतर ना की तो हम फारग हो जाएंगे। तो उस वक्त फिर इन्होंने, और कोई इनके पास तरीकाकार नहीं था, इन्होंने फिर कोविड का बहाना लेके जो बाहर से पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए थे पाकिस्तान को, उनको बैंकों के जरिए अमीर तरीन लोगों को बांट दिए, और कैश रिच पाकिस्तान में फ्लड ले आया पैसों का, जिसकी वजह से ठीक 12 माह के बाद
महंगाई का फ्लड आ गया। और ये बात जो है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी का लैग है, मॉनेटरी पॉलिसी का लैग है 12 माह का, और इसकी जो जिम्मेदारी ठीक ठीक हो रही थी, ना इसकी कोई तहकीकात हुई, ना इसका कोई बयानिया बना, ना नून लीग को आज तक इसका कोई पता है। और आप देख लेना, ये जो कमेटी बना रही है, ये जो हमारा मंशूर है, ये अब आपके इंटरव्यू के बाद और एयर भाई के आज का इंटरव्यू सुन के ये बेचारे जुबानें निकाल के भागते फिरेंगे ये रेफरेंस ढूंढने के लिए जो मैं कोट कर रहा हूँ। इनको पता ही नहीं लेकिन बेचारों लेकिन को। ये जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें आप दानियाल साहब कर रहे हैं, ये टेक्निकली आप इस जो महंगाई का सिस्टम है कंट्रोल करने का, या वो कैसे होती है, आप उसको सामने रखते हुए कर रहे हैं। तो ये बात क्या नवाज शरीफ 3 दफा का वज़ीर आज़म, 3 दफा का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या वो समझ नहीं सके? उनको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। उन्होंने आपका नाम ही काट दिया लिस्ट में से। मैंने जब ये बात शुरू की तो उस वक्त मेरा ख्याल था कि ये पार्टी जो है इस चीज का नोटिस लेगी और इसके ऊपर बैठ के सर जोड़ के हम कोई बयानिया बनाएंगे। उल्टा उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी का मुहावरा है, शूट द मैसेंजर, उन्होंने जो पैगाम लाने वाला था उसको टांग दिया और बात वहीं की वहीं बैठी हुई है। अब आप मुझे बताएं, आज महंगाई के बारे में ये बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नुकाती प्रोग्राम दिया है, क्या उसमें महंगाई का लफ्ज है? क्या नून लीग कोई महंगाई की बात करता है? कोई इनमें से हाँ। जो जितने भी ये रहनुमा आते हैं टेलीविजन पे या जो भी है ये बयान करते हैं, क्यों नहीं करते? इनको पता ही नहीं है इस बात का जो मैं बता रहा हूं। अगर इनको ये पता होता बेचारों को कि इनका कसूर नहीं है, ये तो सर के ऊपर ये तो मातम कर रहे होते बाजार में कि हम बेकसूर हैं। और इनकी जब नहेली पॉइंट आउट की, बजाय कि ये इनको नोटिस लेते और ऐसी बात सामने लाते जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, इन्होंने उल्टा मुझे टांग दिया। तो आप फिर अंदाजा कर लें इनके हालात क्या है। और सिर्फ इसलिए कि एहसन इकबाल साहब ने अपने लाडले बेटे को एमपीए बनाना था, और पहले भी मेरे से मांग के इन्होंने हुँ। जिला काउंसिल की सीट ली इस अहमद इकबाल साहब ने, और आज उसको वहीं पर जो है पीपी 54 में मेरे नीचे, जबकि पहले ही इनका एक नेफ्यू भी एमपीए है बिलाल अकबर साहब, और इनका एक कजन राना मनान साहब भी इनके नीचे एमपीए है, खुद ये एमएनए है। अब तीसरी चौथी सीट जो है वो भी इनको फैमिली मेंबर के लिए चाहिए। तो ये फिर अगर मरूसी सियासत नहीं है तो क्या है? और तो उनका क्या उनका वजह है उनका कि आपकी दानियाल भाई, आप क्या वजह है कि आपकी अहलिया को भी नजरअंदाज किया गया? हालांकि वो 2018 से 23 तक 22 तक रही थी एमएनए, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है बतौर उन्होंने खातून तो एमएनए के तौर उन्होंने पे। तो उन्होंने तो लेकिन अप्लाई ही नहीं किया, उस बात को आप छोड़ें, लेकिन उन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया लेडी सीट के लिए। लेकिन जो एमपीए का हल्का है वहां पर एज कवरिंग कैंडिडेट उनके कागजात जमा हैं। पहले वो रिजेक्ट हो गए थे, अब जब अपील की तो वो एक्सेप्ट हो गई है, तो उनके कागजात अभी आज पता चला कि वो ऑर्डर मिला कि वो एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, तो वो भी आजाद हैसियत में सूबाई सीट पे कंटेस्ट करेंगे। जी, वो भी आजाद हैसियत में जी, कवरिंग कैंडिडेट होता ही आजाद है जी। सही। ये फरमाएं कि आप व्हाट्सएप पे मैं आज आपकी आपकी स्टेटस पिक्चर देख रहा था, तो उस पे आपने निकोलो मैकियावेली की एक कोट लगाई हुई है कि अगर आपने किसी हुक्मरान को देखना हो, असेस करना हो, तो उसके साथ बैठे हुए उसके हवारियों को देखें। तो ये इशारा भी फिर अपनी लीडरशिप की तरफ है, नवाज शरीफ साहब की तरफ, उनके इर्द-गिर्द कौन से लोग बैठे हैं? ये सारे पाकिस्तान के लिए इशारा है जी। माशाल्लाह अच्छा। हर जगह ही माशाल्लाह हर जगह ही जो है ना मौज मेला चल रहा है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये आयशा रजब अली, उनको भी टिकट नहीं मिला, हालांकि उनके मरहूम शौहर साथ खड़े रहे पार्टी के, और इंतहाई बीमारी की हालत में भी। हामिद हमीद साहब का नाम भी सामने आ रहा है, शायद उनको भी नहीं मिला, और भी कुछ लोग हैं। तो ये फैसला कौन कर रहा है कि हमने पुराने लोगों को टिकट नहीं देना? देखें जी, ये जो कुर्बानियों वाली बात है ना और पार्टी से वफादारी वाली बात है, ये एक जुमरा है जिसको पार्टी को जांचना चाहिए। और मैं तो इसको इतनी अहमियत नहीं देता, सच्ची बात है। पार्टी को ये जांचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को इन मसाइल से छुटकारा हासिल करा सकें। जैसे कि मसलन महंगाई है, जैसे कि मसलन बिजली के बिल है, जैसे कि मसलन गैस के बिल है, इन चीजों का उसकी तो गुफ्तगू ही नहीं होती इंटरव्यू के दौरान कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका सीवी क्या है, आपकी तालीम क्या है। यहाँ वहां तो गुफ्तगू होती है कि जी मैंने इतने कोड़े खाए, मैंने इतने दिन जेल काटी, मेरी इतनी वफादारी है। तो पाकिस्तान तो फिर धरे का धरा ही रह जाएगा। तो मुझे जब इंटरव्यू किया तो मैंने उनको बताया कि ये जो बिजली के चोरी है, जो कि अब 560 बिलियन तक पहुंच गई है, ये खुद हुकूमत पाकिस्तान बता रही है। और हम 3 महीने की कैंपेन चला के सिर्फ 55 अरब इकट्ठा कर सके। और लंगड़याल साहब ने माशाल्लाह कह दिया है कि जी अब सर्दियां आ गई तो सर्दियों में तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती, तो चोरी होने का सवाल नहीं पैदा होता। तो हमने कामयाबी हासिल की ली, यानी 5,000 से ज्यादा, 500 अरब से ज्यादा ये हजम कर गए। तो इसका हल कौन? दानियाल साहब, ये फरमाएं कि मरियम औरंगजेब वजीर भी थी,
और मरियम साहबा पार्टी के भी सारे इतलात के मामलात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चलाती रही हैं। तो पार्टी अगर बयानिया नहीं बना सकी तो क्या मरियम औरंगजेब को बरी जिम्मा किया जा सकता है इससे? नहीं जी, मैंने तो ये बयान अपने इंटरव्यूज में दिया था, शायद इस वजह से भी कुछ लोग मेरे से नाला हैं कि मैंने ये बताया था कि एक तो पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब जब फारूक हुए थे तो उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए थे, आईनी और जमहूरी तरीके से हुए थे। और उस वक्त एक गैलप कंपनी है पाकिस्तान में जो निजी कंपनी है जो सर्वे करती है, और उस वक्त उन्होंने 2 हफ्ते उनके उतरने से पहले एक सर्वे किया जिसमें पाकिस्तान में 62% लोगों ने जो इंटरव्यू किए गए उन्होंने कहा है कि इमरान खान को इसलिए उतारा जा रहा है कि इसको महंगाई करने की सजा दी जा रही है। और जब 2 हफ्ते के बाद वो उतर गया, दोबारा इन्होंने सर्वे किया, शॉर्ट सर्वे, उसमें वो 62% से 64% हो गया। तो वहां से आप देखें, अगर बात शुरू हुई है तो 1 साल बाद जब अगले अप्रैल में इन्होंने दोबारा वही सर्वे किया तो 64% ने कहा कि जी महंगाई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर है, पीडीएम का कसूर है। तो आप मुझे बताएं कि ये इंफॉर्मेशन फेलियर नहीं है? जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि जो महंगाई है वो जब हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को मैनिपुलेट करती है तो उसके कम से कम 12 महीने बाद वो बाजार में उसके असरात नमूदार होते हैं। तो अगर 12 महीने, तो ये पीडीएम की तो सारी हुकूमत ही 16 महीने थी, तो ये फिर क्यों नहीं बता सके? तो ये जिन लोगों के पास ना कोई मीडिया की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना उनके पास कोई इंफॉर्मेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना उनकी इकोनॉमिक्स की ना गवर्नेंस की, ना इकोनॉमिक्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उन लोगों को जब आप लाके ऐसे ओहदों पे विराजमान कर देंगे तो फिर यही आपको सही। मिलेगा ना, आटा चोर चीनी चोर। इससे आगे उनको बेचारों को क्या पता? लेकिन लेकिन तो आपको नहीं लगता कि अगर इमरान खान की मकबूलियत नोज डाइव जा रही थी बतौर वजीर आजम 3.25 साल में, वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर सके, तो पीडीएम ने अगर कहा कि नहीं, शौक चढ़ा के नहीं हम हुकूमत करेंगे, उनको गिरा दिया, फिर हुकूमत की 16 महीने बाकी, तो अब वो पीएमएलएन जो इमरान खान के दौर में ऊपर थी वो मुसलसल सिंस लास्ट 16 मंथ्स और फिर अब ये बाहर निकलने के बाद हुकूमत से नोज डाइव नीचे जा रही है, तो फिर जिम्मेदारी तो पीएमएलएन को उठाना पड़ेगी ना। जी, उसमें मैं आपको फिर से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2 साल कबल जो अमेंडमेंट्स हुई थी, उसमें उनकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हटा के उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, वो ये थी कि आप महँगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे, प्राइस लेवल जो है वो स्टेडी रखेंगे, और कोई नहीं थी। और यहाँ पर जब आप आके कहते हैं, जैसे हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये सूबाई ज़िम्मेदारी है, तो फिर आप एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये झूठ है। ये सूबाई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करती है, टाइटन करती है, तो उसके असरात बाजार में 12 माह के बाद नजर आने शुरू होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से जो लोगों को बैंकारी निजाम तक रसाई है, उनकी तो मजे हो जाते हैं, लेकिन उसके जुमरे में अवाम को जो है महंगाई मिलती है। तो बजाय कि आप उन लोगों को टैक्स लें, आप क्या करते हैं कि आप जाके रेडी वाले को, जो टमाटर वाला है या सब्जी वाला है या कसाब है या दूसरे करियाने वाले हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे जी आपने निर्खनामे की तमीज नहीं की। तो महंगाई आप खुद करते हैं, नजला आप उन पे गरीबों पे कराते हैं, और दूसरे तो बाकी जो अभी है आप जो क्या बाजार में आ रहा नहीं है? बैठे हुए, उनको आखिरी आप सवाल सर। सुन लें, उनको आप महंगाई के सही। जरिए से नजला कराते हैं। तो ये सरासर ज्यादती है। लेकिन ये लोग तो ये जानते भी नहीं, ये बयान क्या करें बेचारे। ये तो डफर ये जो मैंने बार बार कहा है, ये डफरिंग जो की है इन्होंने, ऐसे बाल साहब ने, आपको पता है कि इन्होंने प्लानिंग कमीशन का सिर्फ एक काम है कि वो बताए कि अदाद शुमार क्या होने आगे जाके, ताकि उसका प्लान बना सकें। और इन्होंने अदाद बिल्कुल। शुमार में बताया कि अगले साल महंगाई जो है वो 11.5% से तजावज नहीं करेगी, वो चलेगी 30% पे, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स चलेगी 43% पे। तो आप मुझे बताएं, ये फेलियर नहीं है, ये हिस्टोरिकल फेलियर है प्लानिंग कमीशन का। तो इनको जब पता ही नहीं था कि महंगाई का फ्लड आ रहा है, तो उन्होंने उसका तदारक क्या करना था, प्लान क्या बनाना था? तो सही। सारी बात है, आप ये बेवकूफी तरह बैठे रहे, और मुस्लिम लीग नून का नाम लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। बिल्कुल सही। आखिरी 2 सवाल सर, ये फरमा दें कि इलेक्शन में आपको नून लीग कितनी सीटें, पीटीआई के मुकाबले में कितनी सीटें ज्यादा ये काम हासिल करती नजर आ रही? ये मुझे नहीं पता जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि नारोवाल जो है ये 100% नून लीग का जिला था, और एहसन इकबाल साहब के अपने बच्चे की जिद की वजह से अब ये पूरे का पूरा जिला जो है ये टर्मोइल में चले गया। पता नहीं यहाँ क्या बनेगा। सही है। अब आप नून लीग का हिस्सा है या नहीं है, इस पे वजाहत। जी, ये अभी तो ये बड़ा ताजा जो मुझे जख्म पड़ा है, इतना बड़ा जोल्ट पड़ा है, मुझे तो नहीं मालूम था कि इस हद तक भी जा सकते हैं कि जो बेचारा अपना दिन रात
मेहनत करके और एक प्रोफेशनलिज्म दिखा करके और अपना नाअहली भी बर्दाश्त की 5 साल की, और मैं खुद पर्सनल क्राइसिस में एक हमदर्दी भी होती है जो आपके कोलीग्स होते हैं कि जिसके माँ बाप फौत हो गए हो, जिसकी बहन चली गई हो, जिसका खुद जान मुश्किल से बची हो और वो अभी तक हादसा सर्जरी और हुआ है इलाज तुम्हारे करवा साथ। रहा है कि उसको थोड़ा आरामदेह या नरमी से निपटाया जाए। उल्टा जो है हम्म। मुझे टांग दिया इन्होंने, तो ये बड़ी ज्यादती मैं समझता हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा तो थे, अब मौजूदा रहनुमा। अभी मजीद इस पे कुछ अरसे में जाके सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे सज्जाद मीर सीनियर सहाफी और जनरल गुलाम मुस्तफा हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में रिटर्निंग अफसरान की तरफ से आज उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा लिस्टें आवेजा करने का दिन था। कल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख, जबकि रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात जारी करेंगे, जिसके बाद आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को मुल्क भर में वोट। दूसरी तरफ सियासी जमातों ने भी इलेक्शन की तैयारी तेज कर दी। तहरीक इंसाफ अपने निशान के लिए अभी भी भटक रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जमात इस्लामी, आईपीपी, जेयूआई वगैरह भी इंतखाबी अखाड़े में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही। एमक्यू पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के हलकों के लिए अपने उम्मीदवारान के हतमी नामों का ऐलान कर दिया है। अलगर्ज मुल्क की तकरीबन तमाम नुमाया जमातें इंतखाबी मैदान में सरगर्म नजर आ रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी सियासी जमात कहीं नजर नहीं आ रही, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में हल्का एन 127 में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबात से भागना मुस्लिम लीग नून की आदत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने सुना था लाहौर नून लीग का शहर है, मगर यहां तो मुस्लिम लीग नून कहीं नजर ही नहीं आ रही। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी का कहना है कि कौम को लूटने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी एक हो गए। जरदारी नवाज अब अवाम को धोखा दे रहे हैं कि हम अलग अलग। इस कड़ी तनकीद के बाद आखिरकार अब मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, बल्कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। यहां सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने में पसोपश पेश से काम ले रही है। दूसरी जानिब क्वाफ लीग और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट और पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन को टिकट देने के हवाले से भी नून लीग की पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर नून लीग ने तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चौधरी फरुख अल्ताफ को एनए 60 से टिकट दिया। फैसलाबाद एनए 104 से राजा रियाज को टिकट दिया। इसी तरह यह भी रिपोर्ट हुआ है कि आईपीपी के अब्दुल अलीम खान और ऑन चौधरी जिन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहां नून लीग आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। यहां सवाल यह है कि क्वाफ लीग और आईपीपी से मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट क्या इसकी इंतखाबी हिकमत अमली है या इसकी सियासी कमजोरी की अलामत। मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी सज्जाद मीर साहब और सीनियर सियासी तज्ज़िया-निगार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। सज्जाद मीर साहब, ये तारीख में तो अब कोई मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म को बहस बाकी 8 फरवरी वो हतमी तौर पे है। उससे पहले सियासी ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? देखिए, आज पहली बार है कि आप ये कह रहे हैं कि तारीख में तो कोई किसी किस्म का सवाल पैदा नहीं होता, वरना आज से पहले एंकर पूछता था कि इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एंकर ही नहीं पूछता था। आप अगर बाजार चले जाएं, सब्जी लेने चले जाएं, भिंडी खरीदने चले जाएं, तो वो पूछता था, बाबूजी जरा ये बताना इंतखाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सूरत हाल थी मुल्क की। जहां तक सियासी जमातों की तैयारी का मामला है, तो हर जमात ने एक बड़े मोहतात अंदाज के साथ अपनी तैयारी कर रखी है और वो उस तैयारी पर बड़ी पक्की है, कायम है। आज और कल मैंने मुस्लिम लीग नून को भी देखा है, जाके गौर किया है कि वो कहा जाता है वो तैयारी नहीं की, लेकिन उन्होंने सारी सीटें अपनी बड़ी थारो सर्च के बाद तय कर दी हैं। वो जो सीटें कुछ दे रहे हैं, ज़ाहिर लेन देन तो करना पड़ता है। वो ये नहीं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ लेन देन कर रहे हैं, बल्कि वो तमाम कुव्वतों के साथ जिनसे उन्हें मदद की ज़रूरत होगी और मदद दरकार है, उनके साथ वफाम तफहीम के साथ काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो एक काम लाहौर में आके करना चाह रहे हैं, वो मुश्किल काम दिखाई देता है, लेकिन जितना पैसा पंप इन करने का उनका इरादा है और जो खबरें हैं कितना अच्छा, पैसा लाकर वो फेंक रहे हैं,
वो बहुत ही एक तरह की तशवीशनाक बात है। लेकिन बहरहाल अच्छा लग रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है एक आवाज पकड़ रही है। आज जलसा जो उनका फैसलाबाद में हुआ है, खासा जोरदार जलसा दिखाई देता है। वहां अगर मुस्लिम लीग नून अपने स्टालवर्ड्स को छोड़कर दूसरे लोगों को आगे लाती है तो मसला तो पैदा होगा। बहरहाल वो मसाइल तो पैदा होंगे और बहुत से लोग जो पीटीआई को छोड़ के जाना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने की बातें सोचने लगेंगे। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं और हक हैं। लेकिन ये कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है अपने इंतखाबी स्टूल का। बिलावल भुट्टो तो बहुत दिनों से चले हुए हैं। वो या तो वो कहते थे कि आप लाहौर छोड़ के बलूचिस्तान क्यों आए, आप उनको कहे कि आप केमाड़ी छोड़कर जिस सीट से पिछली बार आप हार गए थे और जो बरसों से आपकी खानदानी सीट है, यारी आप की सीट ले छोड़ के यहाँ क्या करने आए हैं। और जब आप ताना दिया करते थे कि लाड़काना का वजीर आजम और लाहौर का वजीर आजम, अब आप कहते हैं कि लाहौर मेरे नाना का शहर है। तो ये सारी बातें सियासी तौर पर तो ये लोग ठीक कर रहे हैं वादे वईद भी कर रहे हैं, मंशूर भी एक से एक बढ़ के पेश कर रहे हैं। दिन बहुत कम रह गए हैं लेकिन नक्शा यही दिखाई देता है कि अभी लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा कि हम इंतखाबात में जा रहे हैं, या लोगों को कम से कम ये यकीन नहीं आता कि इंतखाबात के बाद उन नताइज को मान लिया जाएगा, या इस बात का यकीन नहीं आता कि इंतखाबात के बाद जो सूरत पैदा होगी वो मुल्क में इस्तेहकाम, अमन, सलामती, मईशत को मजबूत करेगी और मुल्क में जो सूरत हाल है खराबी की पैदा हो चुकी है उसका कोई इलाज करेगी, कुछ उपाय करेगी। मईशत के मामले में लोगों को यकीन नहीं आ रहा। इस बेयकीनी की कैफियत में इलेक्शन हो जाते हैं और हम एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो ये एक ऐसा ऐसा मरहला होगा जो मेरे ख्याल में सब जिसकी तारीफ करेंगे। और मेरे ये ख्याल जो में हमारी आ रहा जी मीर जी साहब, ये जो लोगों को यकीन नहीं आ रहा, मैं यही सवाल जनरल साहब के सामने लेके जाऊंगा। जनरल साहब, जो अभी तक कहीं कहीं अगर कोई इबाम मौजूद है कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, होना चाहिए वक्त पर नहीं होना चाहिए, जो जनरल पब्लिक विजडम है वो तो यही है कि जी चूंकि तहरीक इंसाफ अभी भी ताकतवर है लिहाजा इलेक्शन नहीं होगा। तो क्या इलेक्शन अब तहरीक इंसाफ सेंट्रिक हो जाएगा हमारी रियासत के लिए? यानी अगर तहरीक इंसाफ जीतेगी तो इलेक्शन में ताखीर होगी, अगर हमें यकीन है कि तरीके इंसाफ नहीं जीतेंगे तो इलेक्शन, क्योंकि और तो इलेक्शन की ताखीर की कोई वजह बजाय होनी नहीं चाहिए, ना हो सकती है। देखिए, बहुत अरसा पहले से हम ये बात कर रहे थे कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क अपनी एक सिमत इख्तियार कर लेगा, चाहे वो आपकी इकोनॉमी है, सियासत के आपस के जो मसाइल हैं वो हैं, ये दूसरे मसाइल हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं इस सारी चीज़ को एक और तरफ से देख रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो इसमें इंटरेस्टेड है भी कि नहीं? क्या उनको उम्मीद है भी कि जितने बड़े बड़े ये हमारी सियासी जमातें हैं, जितने बड़े बड़े ये बातें कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े मंशूर उन्होंने पेश किए हैं और जितनी दफ़ा ये हुकूमत में रह चुके हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं और अब क्या कर सकते हैं इसको, ये क्या ये कोई ऐसी तब्दीली इनमें आ गई है? क्या कोई ऐसा कोई विजडम कहीं से इनके पास पहुंच गया है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अवाम एक मायूसी की कैफियत में है। उनको इस इलेक्शन से फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो समझते हैं कि जो लोग भी वो सीन पर हैं, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, ये ट्राइड भी हैं, टेस्टेड भी हैं और अपने अपने दौर में इन्होंने कुछ ठीक काम किए हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस दहज पे पहुंच चुका हुआ है, पाकिस्तान इकॉनमी यहाँ पहुंच चुकी हुई है। और लोगों को इस बात का मेरा ख्याल है कि यकीन नहीं है कि जो हमारी इसको जो सियासी लीडरशिप है, जो स्वराज्य पर नजर आ रही है आपको, वो पाकिस्तान के मसाइल को समझती है या उसको हल करना चाहती है या हल करने की अहलियत रखती है। ये वो सवालात हैं जो मेरा ख्याल है खड़े होने हो गए हुए हैं और इन्हीं की वजह से आपको अवाम की दिलचस्पी इलेक्शन में वो नजर नहीं आती। वरना आप देखिए, पिछले इलेक्शन को देख लीजिए, जितने इलेक्शन हमने देखे हैं, इन दोनों में इंतहाई गहमा गहमी होती है। जगह जगह लोग, पार्टियां हो रही हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और दाएं बाएं हर किस्म के मामला चल रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप चले जाएं तो अवाम को इस बात का यकीन नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो भी इसमें से जीत के आए पार्टी, चाहे वो नून लीग हो, पीस पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, किसी पार्टी में भी इतनी अहलियत है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को उसका इदराक भी रखती है, उनको हल करने की अहलियत भी रखती है। जनरल साहब, ये तो बड़ा ही तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका आप इजहार कर रहे हैं। अगर ऐसा है
कि लोगों को इलेक्शन एक सिर्फ मश्क, या अब तो मश्क खत्म हो जाएगा अगर बार बार और नतीजा ना निकले, लोगों को सिर्फ इलेक्शन एक ड्रिल लगना शुरू हो गया है और उसका नतीजा ला हासिल लग रहा है लोगों को। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के जितने सियासी मामलात हैं इस वक्त, वो किसी हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। क्या इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत को चलना चाहिए? क्या कोई ऐसे सियासी नजरियात हैं जो किसी न किसी के लिए भी कोई अहमियत रखते हों? क्या ऐसे सियासी नजरियात हैं सिवाय इसके कि हम सड़कें बना देंगे, हम ये कर देंगे? सड़कें तो हमने पहले बने हुए देखी हैं। हमने तो ये भी देखा है हमारी गुनाहगार आंखों ने कि हमने कर्जा लेके बाहर से पाकिस्तान में सड़कें बनाई हैं, उस कर्जे को वापस करने की अहलियत हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे ऐसे यकीन कर लें, कैसे इसको आगे चले आगे? तो मायूस कुल सूरत हाल है। खास तौर पे जितनी ज्यादा सियासी जमातें इस वक्त मैदान में हैं, उतना ही वोट बैंक डिवाइड होगा, उतना ही मैंडेट डिवाइड होगा, और फिर कैसे मंशूर पर अमल हो सकेगा, ये बड़ा एक आम सवाल। एक ब्रेक पे जाऊंगा आपकी इजाजत से। सजाद मीर साहब के सामने ये सवाल रखेंगे कि ये सब अगर जीत भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिलेगा, एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आती है, तो ये बड़े बड़े मंशूर दावे अमल उन पर हो नहीं सकेगा, फिर वही मायूसी लोगों में। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मीर साहब, जितनी ज्यादा सियासी जमातें इस वक्त कौमी सतह पे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हैं, कुछ मुल्कों में है कि वहां पे सिर्फ सूबाई जमातें होती हैं, लेकिन कौमी सतह की जमातें शायद कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारी तादाद के मुताबिक नहीं है, वहां बहुत कम 2, 3 या 4 मरकजी या बहुत सारी जमातें आ गई हैं जो कौमी सतह पर सियासत करना चाहती हैं, और उससे वोट बैंक डिवाइड हो रहा है, मैंडेट डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैंडेट डिवाइड रहेगा, हंग पार्लियामेंट होगी, इत्तेहादी हुकूमतें होगी, तो वो डिलीवर कैसे कर पाएंगे? बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं जनरल साहब ने बहुत उम्दा तजिया किया है और मेरा ख्याल में बहुत एक सियासी नुक्ता नज़र से उसको देखा है और सोचा है, बहुत खूबसूरती के साथ उसको बयान किया है। मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। लोग सियासी जमातों से ही मायूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर अदारे से मायूस हो चुके हैं। अदलिया से तो वो बहुत ज्यादा थे, अब कुछ थोड़ा सा उन्हें सांस मिल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा। बल्ला आ रहा है कि बल्ला जा रहा है, कि बल्ले का क्या बन रहा है। इलेक्शन सर पर है, निशान देना है परसों, और अभी तक तय नहीं हो सका कि बल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारा सिस्टम ऐसा है। और रह गया हमारी स्टैब्लिशमेंट, जिसको हम कहते हैं फौज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, ना करना चाहिए। तो हालत ये हो गई है कि वो कहते हैं जी आप ये 4 बार आ चुके हैं, क्या इन्होंने पहले क्या किया? अगर सियासतदानों ने नहीं किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, वो ठीक कहते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि मौजूदा क़यादत कुछ कर सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि कैसे एतबार करें, क्यों कर एतबार करें। और अब मसला ये पैदा हो गया है कि एक सियासी जमात ने लड़ाई अपनी सियासी जमातों के खिलाफ नहीं, बल्कि फौज के खिलाफ कर रखी है। ऐसी सूरत में तो एक मामला ही इतना गड़बड़ कर दिया है कि तमाम अदारों को मुलव्वस कर दिया उन्होंने। पहले अदालतों की मुलव्वस करते हैं, फौज को भी मुलव्वस करते हैं, पार्लियामेंट का पहले मजाक उड़ाया, उससे बाहर आ गए। अब कौन सा अदारा बाकी बचा है जिसके बारे में कोई मुल्क एतबार करे, एतमाद करे? जब लोगों का किसी पे एतबार नहीं रहा तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? आपकी ये बात दुरुस्त है कि हम हिस्सों में, टुकड़ों में बटे हुए हैं। बहुत मुल्कों में होता है, इंडिया में कई पार्टियां काम करती हैं, लेकिन सब मिलकर इत्तेहाद बना लेती हैं और बड़े बड़े इत्तेहाद जो है मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान में भी इस बात की गुंजाइश थी, बनते भी रहे हैं। 9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, 9 सितारे कहा जाता था उन्हें, और भुट्टो साहब के मुकाबले में कहा जाता था कि वो मिलकर काम करेंगे। उसके बाद भी कई इत्तेहाद बने, कई हुआ भी, मुल्क टूटा भी इस तरह। एक सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है। अब लोगों को यकीन नहीं आता। आप कहते कौन डिलीवर करेगा? एक है वो वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसे वादे कि जो नामुमकिन अमल है। नजर आता है कि ये नहीं करेंगे। आप वादे कर लें, मिसाल के तौर पर ये पार्टी की तरफ इशारा न समझे कि भाई 5 साल में कीमतें, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, और 5 साल में वैसे दुगनी हो जानी है। हर साल आप 15% का इजाफा करेंगे, जब लेकिन 5 साल में आपके महंगाई कहीं रोक लेंगे, महंगाई भी दुगनी कर देंगे। अब 15% हर साल इजाफा करेंगे तो 5 साल में वैसे दुगनी हो जाएगी तनख्वाहें, लेकिन महंगाई कहाँ रहेगी? इस पे कोई गुफ्तगू नहीं करता। आप कहते हैं 300 यूनिट की बिजली हम फ्री कर देंगे, सारे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम सोलर सिस्टम से फ्री कर देंगे। और भाई 300 यूनिट के लिए सोलर सिस्टम लगाने के पैसे हैं आपके पास? अच्छा, आप सारी पार्टियां, मंसूर जितने भी देखेंगे ना आप ऐसे लगते हैं जैसे ख्वाब दिखा रहे हैं। हम पहले ही ख्वाब हमारे चिकनाचूर हो चुके हैं, हमें नए ख्वाब ऐसे दिखा रहे हैं जो फुलफिल नहीं हो सकते, जिनकी ताबीर नहीं निकल सकती। तो इसलिए लोग मायूस भी हैं, तजब्जुब का शिकार भी हैं, बकवसे में भी हैं। ये सारी सूरत जो हमें दरपेश है जी।
किसी इदारे पे बात लोगों को इस की बात आपने, का, ये जो किसी ख्वाबबाजी है, पार्टी पे इस बात का, मैं जरा यही जैल साहब के सामने, जैल साहब बड़ी प्यारी बात की है मीर साहब ने कि ये ख्वाब की तरह की एक बड़ी तिलिस्माती सी दुनिया रखते हैं इलेक्शन से पहले सारी सियासी जमातें और सियासी लीडर्स। हालांकि दुनिया में हम देखते हैं मंशूर तो जिस तरह हमारे यहाँ वो एक जमाने में जुमला था ना कि कुरान और हदीस नहीं है, तो मंशूर तो वहां इस तरह उसकी हैसियत होती है एक बाइबल की तरह। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई सियासी जमात किसी को अपने अपना मंशूर सामने रखे और बाद में कहे कि नहीं ये तो कोई कोई कुरान और हदीस तो नहीं थी, कोई बात नहीं अगर हम नहीं कर सके इस पे अमल। उस पर तो लोग बाल की खाल उतार दो धेड़ के रख देते हैं अपनी जब उन हुक्मरानों को जो मंशूर पर अमल न करें। यहाँ एक ही मंशूर है जो 40 साल से चला आ रहा है और उस पर अमल भी नहीं होता। देखिए यही एक इशू है कि हम ये बात समझ नहीं पा रहे कि अब अवाम या आम आदमी जो स्ट्रीट में है इस वक्त, चाहे वो अब देहात में हो शहर में हो, वो 80 की दहाई में नहीं रह रहा। हमारी सियासत अभी उसी जगह पे फंसी हुई है। हमने कहते हैं ना कमिंग अप टू द स्पीड, जो आज के हालात के मुताबिक बात नहीं कर रहे। आज तक मैं पढ़ता रहता हूँ, लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो हैं क्या, उनको हल कैसे करेंगे और कौन करेगा इसका हल। इस को हल करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी लोगों को। आज भी हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, कीमतें बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें, या शोर मचा दें, टैक्स नेट बढ़ा देंगे हम लोग। हम कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि हमने नेशनलाइज किया, फिर आईपीपीज लेके आए, उसके बाद हमने जो बाकी आईपीपीज लेके आए, वो पाकिस्तान के गले में एक ऐसा वो हार पड़ा हुआ है, ना उसको हम निकल सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं इसको हम। आप बताइए कि इस सूरत हाल में जब बिजली इस कदर शदीद महंगी हुई है, इससे आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, गैस आपके पास है नहीं। तो मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगता यूं है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो पाकिस्तान के बेसिक इश्यूज का इदराक ही नहीं रखती। मैं अभी बात की मीर साहब ने, बड़ी दुख थी रहा मेरी, बड़ी सही बात की उन्होंने कि पाकिस्तान इस वक्त देख लीजिए कौन सी कोई ऐसी चीज इस लाइन है जिसमें डिवाइडेड नहीं है। सियासी तौर पर जो पोलराइजेशन है इसको शदीद है, उसकी इंतहा कोई नहीं है। इसके अलावा कौन देख लीजिए कौन सी ऐसी चीज में डिवाइडेड नहीं है। आज तक आपने मंसूबा सोचा, किसी ने बताया आपको कैसे इसको कंट्रोल करेंगे आप? तो इश्यूज पाकिस्तान के क्या हैं, हमारी सियासी लीडरशिप क्या बात कर रही है, आप हंग पार्लियामेंट लेके आ जाइए, वहां फिर बैठ के सौदाबाजी होगी ना, जो पिछली दफा जिस तरीके से ये पिछली असेंबली हमारी गई है, जैसे उन्होंने 50-60 कवानीन पास किए हैं 10-20 बंदे बिठा के, भाई आपने 29 यूनिवर्सिटी मंजूर कर ली एक दिन में। पाकिस्तान में एक दिन में 29 यूनिवर्सिटी मंजूर हो गई, और किस किसने मंजूर करवाई? उनमें से कुछ साहिबान तो ऐसे हैं, ठीक है हमारे इलेक्टेड लीडरशिप है, लेकिन शायद उनको यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। तो अब हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब और सज्जाद मीर साहब, दोनों पाकिस्तान की सियासी तारीख से वाकिफ शख्सियात हैं, झांकीदा शख्सियात हैं और मेरा नहीं ख्याल के इनसे इख्तलाफ करना मुमकिन होगा। जो इलेक्शन का ये मरहला अब शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी के बाद, ये ऐसा मरहला है जिसमें मंशूर सियासी जमातों की इंटेग्रिटी, कमिटमेंट और वादे किस तरह किए जाते हैं, दावे किस तरह किए जाते हैं, क्या उनकी अमली शक्ल इनके पास होगी या नहीं, इन पर सवाल होने चाहिए मीडिया की जानिब से 8 फरवरी तक। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का, आपसे मुलाकात होगी, पीर के रोज देखते रहिएगा जब